वो सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बड़ा ही सुंदर महल था। उस महल के चारों ओर बहुत ही सुंदर घना जंगल फैला हुआ था। महल के अंदर राजा सूरज कक्ष के बाहर चिंतित अवस्था में टहल रहे थे। तभी कक्ष के अंदर से एक औरत बाहर निकली। बधाई हो महाराज, आपकी पत्नी रानी सुकन्या ने सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। राजा सूरज ने अपने गले की सोने की माला उस औरत को देते हुए कहा, आहा ये लो, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, इसीलिए तुम्हारा इनाम तो बनता है। औरत उस सोने की माला को लेकर चली गई। राजा सूरज खुश होते हुए अपनी पत्नी के कक्ष के अंदर चले गए। राजा सूरज को देखते ही रानी सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, हमारी पुत्री को देखिए, इसका चेहरा चांद के टुकड़े की तरह चमक रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा हम देखें तो सही अपनी गोद में उठाकर बिटिया रानी को। इतना कहकर राजा सूरज ने अपनी पुत्री को गोद में उठा लिया और वो उसे बाहर ले गए। मेरी पुत्री को कहाँ ले जा रहे हो? राजगुरु का आदेश था महारानी कि जब आप पुत्री को जन्म दें तो तुरंत उसे उनके पास ले जाया जाए और राजगुरु ही उसका नामकरण करेंगे। राजा सूरज अपनी पुत्री को लेकर सीधे राज दरबार में आ गया, जहाँ राजगुरु बैठे थे। राजगुरु, आपने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। हमारी पत्नी ने एक सुंदर नवजात कन्या को ही जन्म दिया। राजगुरु उस नवजात शिशु कन्या को देखने लगे। क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज, इसका नाम राजकुमारी भाग्य लेखा रखिए। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गए। भाग्य लेखा? अरे ये तो बड़ा ही विचित्र नाम है। आपको शायद पूरी भविष्यवाणी याद नहीं है महाराज। मैंने कहा था कि महारानी का गर्भ ग्रहों के मिलन की रात में ठहरा था। इस रात में जो गर्भ ठहरता है और फिर उसके बाद जो भी शिशु जन्म लेता है, वो चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर होता है। आपकी पुत्री के अंदर एक विचित्र शक्ति है जो 20 वर्ष की आयु के बाद पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। विचित्र शक्ति? कैसी चमत्कारी शक्ति? महाराज, आपकी पुत्री में यह विचित्र चमत्कारी शक्ति है कि महामारी से जूझता हुआ कोई भी व्यक्ति या किसी भी विचित्र बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अगर आपकी पुत्री राजकुमारी भाग्यलेखा स्पर्श मात्र कर ले, समझिए उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यही तो कमाल है। इसीलिए इनका नाम भाग्य लेखा रखा है। ये आपकी प्रजा के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगी। क्या बात है, राजकुमारी भाग्य लेखा। ठीक है, तो राजगुरु, अब तो हमें इनकी परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। इतना कहकर राजा सूरज अपनी पुत्री भाग्यलेखा को लेकर रानी सुकन्या के कक्ष में लौट आया और सारी घटना बताते हुए बोला, महारानी, हमारी पुत्री बहुत भाग्यशाली हैं। भविष्य में हमारी पुत्री प्रजा की बहुत सेवा करेंगी। रानी सुकन्या हंसने लगी। राजा सूरज अपनी पत्नी से बातचीत करने के बाद पुत्री को छोड़कर वहां से चला गया। आधी रात का समय हो गया। रानी सुकन्या गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक नकाबपोश चुपके से कक्ष में प्रवेश कर गया। उसकी केवल आंखें दिख रही थीं। वो चमकती हुई आंखों और ललचाई हुई नजरों से राजकुमारी भाग्यलेखा को देखने लगा।
मुझे तो तेरे ही जन्म का इंतजार था। राजकुमारी, तेरी बलि मुझे अमर बना देगी। इतना कहकर उस नकाबपोश ने राजकुमारी भाग्यलेखा को उठा लिया। तभी अचानक रानी सुकन्या की आंख खुल गई। कौन है तू? मेरे कक्ष में कैसे घुसा और मेरी पुत्री को कहां ले जा रहा है? ये सुनकर नकाबपोश चौंक गया। अरे ये क्या? रानी सुकन्या की आंख खुल गई। अब तो मेरा यहाँ से बचकर निकलना असंभव है। अगर इसने पुकार की तो कुछ ही देर में सैनिक यहाँ आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, रानी सुकन्या को यहीं ढेर कर देता हूँ। हाँ। इतना कहकर नकाबपोश ने तलवार निकाली और सीधा रानी सुकन्या पर वार कर दिया। उनकी दिल दहला देने वाली चीख महल में गूंज उठी। चीख की आवाज सुनकर राजा सूरज, जो महल की छत पर खड़ा था, दौड़ते हुए कक्ष की ओर आ गया। कौन है तू? मेरी पुत्री को वहीं रख दे। तभी राजा सूरज की नजर रानी सुकन्या के शव पर पड़ी। वो क्रोधित हो उठा। कौन है तू? इसी बीच वहां 2 सैनिक आ गए। इस नकाबपोश को पकड़ लो। दोनों सैनिकों ने राजकुमारी भाग्यलेखा को नकाबपोश के हाथों से छीन लिया और उसका नकाब हटा दिया। राजा सूरज उसे देखकर चौंक गए। तू? आहा, तो तू वही साधु है जो हमारे महल में रहा करता था और बाद में हमें पता चला कि तू साधु नहीं बल्कि जादूगर है, जिसने बुरी नीयत से हमारी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांधकर इस महल में शरण ली थी। हमने तुझे देश निकाला दिया था और अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया था। जरूर जरूर तू बदला लेने आया है। तूने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। तभी वहां पर राजगुरु आ गए और राजा सूरज से बोले। ठहरिए महाराज, ठहरिए। हमें लगता है कि इसके इरादे कुछ और ही हैं। इसे घसीटते हुए राज दरबार तक ले चलिए, वहां इससे पूछताछ करेंगे। चलिए। सैनिक तुरंत नकाबपोश जादूगर को घसीटते हुए राज दरबार तक ले गए। तो अब तो हमें सीधी सीधी तरह बता, तूने हमारी पत्नी महारानी की हत्या क्यों की और राजकुमारी भाग्यलेखा का अपहरण करके तू उन्हें कहां ले जा रहा था? आखिर तेरे इरादे क्या हैं? मैं तुम्हारी भलाई के लिए इतना ही कहूंगा कि मुझे छोड़ दो राजा सूरज, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। तू मुझे नहीं जानता कि मैं जादूगर हूं और कितनी मायावी शक्तियों का मालिक हूं। बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। सीधी तरह से बता, यहाँ किस मकसद से आया था? यहाँ तुम्हारी पुत्री भाग्यलेखा एक बड़ी ही विचित्र पुत्री है। मुझे पता है कि उसके अंदर चमत्कारिक जादुई शक्तियां हैं। उसकी बलि मेरे लिए बहुत काम आएगी। उसकी बलि मुझे अमर बना सकती है और मैं किसी भी कीमत पर राजकुमारी भाग्यलेखा को पाकर ही रहूंगा। ये सुनकर राजा सूरज क्रोधित हो गया। ओह, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी की हत्या कर दी और मेरी पुत्री को अपहरण करने का प्रयास किया, उसकी बलि देने की सोची और उसके बाद भी बेशर्मी से मेरी आंखों में आंखें डालकर गुरूर के साथ कह रहा है कि ये करेगा तू। तुझे तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा सूरज ने अपनी तलवार से एक वार सीधा जादूगर पर कर दिया। जादूगर एक ही वार में ढेर हो गया। इसकी लाश को जंगल में फेंक दो ताकि चील कौवे इसे नोच नोच कर खाएं। नीच प्राणी कहीं का। इसकी मृत्यु के बाद भी यही सजा है। ले जाओ इसे। कुछ ही देर में सैनिक उस जादूगर की लाश को जंगल में फेंक आए।
राजा सूरज अपनी पुत्री भाग्यलेखा के कक्ष में गया और रोते हुए बोला, बेटी, बेटी हमें क्षमा कर देना। शायद तेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं था, परंतु तुझे माँ और पिता दोनों का प्रेम मैं दूंगा। हाँ बेटा, मैं दूंगा। इतना बोलकर उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। समय ऐसे ही बीतने लगा और भाग्यलेखा अपने पिता राजा सूरज की छत्रछाया में पलने लगी। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। एक दिन राजकुमारी भाग्यलेखा अपने पिता राजा सूरज के साथ राज दरबार में बैठी थी। तभी एक सैनिक आया। महाराज, एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांगने के लिए दरबार में आना चाहती है। हम उसे द्वार पर ही भिक्षा देना चाहते थे, परंतु उसने कहा कि वो राज दरबार में आकर महाराज सूरज के हाथों से ही भिक्षा लेगी। ठीक है, जाओ, बूढ़ी अम्मा को बुला कर ले आओ, जाओ। सैनिक तुरंत बूढ़ी औरत को लेकर आया। बूढ़ी औरत की आंखें विचित्र अंदाज में चमक रही थीं। मुझे तुम्हारे हाथों से भिक्षा लेनी है। राजा सूरज ने कुछ मुद्राएं निकालकर बूढ़ी औरत को दे दी। अचानक बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़ा और वो मुद्राएं बिल्कुल काली हो गईं और राख में परिवर्तित हो गईं। ये देखकर राजा सूरज चौंक गया, मगर अगले ही पल बूढ़ी औरत ने वो राख राजकुमारी भाग्यलेखा और राजा सूरज पर फेंक दी। राजगुरु कुछ समझ पाते उससे पहले ही बूढ़ी औरत ने उनके ऊपर भी राख फेंक दी। अगले ही पल वो तीनों पत्थर के बन गए। बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। जैसे ही वो महल के बाहर आई, पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से चमका और फिर गायब हो गया। बूढ़ी औरत की आंखें लाल रंग की हो गईं और वो चुपचाप जंगल की गहराई में चली गई। इस घटना के वर्षों बाद जंगलपुर गांव में किशन नाम का एक आलसी लकड़हारा रहता था। किशन अपने घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठा था। तभी उसका मित्र मोहन वहां आ पहुंचा। मोहन भी एक लकड़हारा था। अरे किशन, कितने दिन हो गए तू जंगल ही नहीं गया? क्या तुझे लकड़ियां वकड़ियां नहीं काटनी क्या भाई? अरे भाई, 1 हफ्ते पहले ही तो जंगल गया था और तूने देखा भी तो था। मैंने कितनी सारी लकड़ियां काट ली थी और उन्हें बाजार में अच्छे दाम में बेच दिया था। अरे भाई, मेरे पास अभी तक कुछ धन बचा हुआ है। जब वो खत्म हो जाएगा तब जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा। हाँ। ये सुनकर मोहन थोड़ा खींच गया। अरे तू भी किशन, एकदम क्या ही कहूँ। जब प्यास लगती है तभी कुआं खोदेगा क्या? अरे आखिर अपना जीवन तू कब तक ऐसे ही चलाएगा? अरे भाई, 25 वर्ष का हो चुका है तू, तेरे माता पिता भी नहीं है, तो मेरी तरह मेहनत क्यों नहीं करता है? देख, मैं भी अनाथ था, मैंने मेहनत की, धन कमाया और फिर मुखिया जी ने मेरा विवाह गांव की एक सुंदर कन्या से करा दिया। आज मैं अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से जी रहा हूँ। मजे में हूं मैं। देख भाई, ऐसा है कि तू साधारण लड़की से शादी करके खुश है, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी लिखी है। ये सुनकर मोहन हंस पड़ा। अरे भाई, खुली आंखों से सपने देख रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो। फिर अचानक मोहन गंभीर हो गया। देख किशन, तेरा ये आलस बिल्कुल ठीक नहीं है। देखा तूने, पिछले दिनों तूने जमींदार से कर्ज लिया था जो अभी तक वापस नहीं किया। अरे गांव के बहुत से लोगों का कर्ज भी तेरे ऊपर है। लोग तुझे अपमानित करते हैं, तुझसे अपना कर्ज मांगते हैं। तुझे बुरा नहीं लगता? देख भाई, तू सुबह सुबह ना मुझे ज्ञान मत दे। हाँ। ये सुनकर मोहन क्रोधित हो गया और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। किशन के जाते ही
मोहन फिर वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। तभी वहां पर जमींदार का एक नौकर आ पहुंचा। किशन, जमींदार जी ने तुम्हें अपनी हवेली में बुलाया है। किशन ने तुरंत आंखें खोली। अरे रे रे रे, ये गांव वाले मुझे आराम भी नहीं करने देते। न जाने इनकी मुझसे क्या ही दुश्मनी है। हाँ भाई ठीक है, अब क्या गोद में उठाकर ले जाओगे क्या? जाओ, आता हूं मैं। जमींदार का नौकर चला गया। कुछ देर बाद किशन जमींदार की हवेली में गया। जमींदार एक गांव के पंडित के पास बैठा था, जो ज्योतिष का भी ज्ञाता था। आहा, आ गए महाराज जी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे दर्शन करने के लिए मुझे स्वयं तुम्हारे घर जाना होगा। क्यों भैया? अरे नहीं जमींदार जी, क्या बातें कर रहे हैं। इस गांव के महाराज तो आप ही हैं, मैं थोड़ी ना हूं। ये सुनकर जमींदार बुरी तरह क्रोधित हुआ। अरे तो फिर महाराज का आदेश मान भैया। तूने मुझसे कर्ज लिया था, उसको वापस कर दे। देख, तू एक अनाथ है और केवल इसी कारण से मैंने तुझे बिना ब्याज के कर्ज दिया। लेकिन अब तो मुझे गांव वालों की बातों पर विश्वास हो गया है कि तू काम चोर और आलसी लकड़हारा है। मेरा कर्ज कब वापस करेगा, जल्दी से बता। जमींदार जी, देखिए ये बात सच है कि मैंने तुमसे कर्ज लिया है, परंतु क्या तरीका हुआ बात करने का बताइए। ऐसे कौन बात करता है? अरे अगर कर्ज मांगना है तो इज्जत के दायरे में मांगो। मैं एक लकड़हारा हूं तो क्या लकड़हारे का कोई सम्मान, मान सम्मान, आत्मविश्वास कुछ नहीं होता है क्या? है? ये सुनकर जमींदार बुरी तरह क्रोधित हुआ, लेकिन अपना क्रोध दबाते हुए उसने बगल में बैठे पंडित से कहा। देख रहे हो पंडित जी, अब इस लकड़हारे को भी मुझे सम्मान देना पड़ेगा। वो भी उस लकड़हारे को जो कि मेरा कर्ज तक नहीं चुका पा रहा है। भिखमंगा फटीचर कहीं का। बोल तो ऐसे रहा है जैसे भविष्य में कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है, कहीं का राजा बनने वाला है। जमींदार की बात सुनकर किशन मुस्कुराया। जमींदार जी, मजा आया ना मेरी बात सुन के? अब और सुनिए। हो सकता है कि तुम्हें यह बात हंसी मजाक लगे, परंतु मैं रोज सपने में खुद को राजा के रूप में देखता हूं और मेरा विश्वास है कि मेरी शादी किसी राजकुमारी से होगी। किशन की बात सुनकर जमींदार का दिमाग खराब हो गया। अरे नालायक कहीं का। अरे देख रहे हो पंडित, इनको अपना भविष्य स्वयं बता रहे हैं। ये राजकुमारी से विवाह करेंगे। ये रहे पंडित जी, इनको ज्योतिषी का बहुत ज्ञान है। एक बार इनको अपना हाथ दिखा दो, इनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अरे तुम राजा तो क्या, कुछ भी नहीं बन पाओगे। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में तुम भिखारी जरूर बनोगे। इस बात के लिए तुम मुझसे अंगूठा लगवा लो। किशन जमींदार की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ पंडित की ओर बढ़ाया। पंडित जी, मेरी हाथ की लकीरें देखिए और बताइए क्या कहती हैं ये लकीरें। अगर मेरी लकीरें भविष्य में ये बताती हैं कि मैं साधारण ही रहूंगा, तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपना अभिमान इसी वक्त छोड़ दूंगा। देखिए। पंडित ने तुरंत किशन की लकीरों को गौर से देखा और बुरी तरह चौंकते हुए जमींदार से कहा। आहा, अति उत्तम उत्तम, वाह 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 वाह। जमींदार, इसकी हाथ की लकीरें जो कह रही हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम क्रोधित हो जाओगे। इसकी भाग्य की रेखा बड़ी ही प्रबल है और इसकी रेखाओं में राजयोग बन रहा है। यह भविष्य में वाकई में राजा ही बनेगा। बहुत अच्छे। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा।
लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पंडित जी। इतना कहकर जमींदार ने किशन की ओर देखा। आए फटीचर, सुन मेरी बात। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन के अंदर अगर तूने मेरा कर्ज वापस नहीं किया तो तुझे तेरे ही घर से खींचकर बाहर निकाल फेंकूंगा। उसके बाद तू चाहे राजा बने या राजकुमार, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे से मतलब है, तेरी जिंदगी से नहीं। अगर मैंने तुझे गांव वालों के सामने अपमानित कर दिया तो अपमान का दाग तेरे जीवन से कभी नहीं छूटेगा। हाँ तो ठीक है जमींदार, तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले। 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारा कर्ज तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा, देख लेना तुम। इतना कहकर किशन हवेली से बाहर निकला और फिर से वृक्ष की छांव में बैठ गया। और ये जमींदार भी पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है। कर्ज क्या दे दिया, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही खरीद लिया है। हाँ, लेकिन चलो, पंडित जी ने जो मुझसे कहा उससे मेरे मन को शांति मिल गई। मतलब वाकई में मेरी किस्मत में राजयोग लिखा है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे जमींदार का कर्ज उसके मुंह पर मारना होगा, परंतु उसके लिए हे भगवान, फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अरे क्या करूं मैं। चलो कुल्हाड़ी उठाते हैं और चलते हैं जंगल की तरफ। जो काम आता है वही करना पड़ेगा। चलो भाई। इतना कहकर किशन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। किशन जंगल में लकड़ियां काटने लगा। तभी उसने देखा कि एक खरगोश बड़ी तेजी से भागता हुआ उसके पास आकर रुक गया और डरा सहमा उसे देखने लगा। हैं? बड़ी ही विचित्र बात है। खरगोश को डरा हुआ तो पहली बार देख रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे इसका पीछा कोई शेर या बाघ कर रहा हो। तभी किशन के कानों में एक औरत की आवाज टकराई। उसे उठा ले और मुझे दे दे। ये मेरा पालतू खरगोश है जो मेरी झोपड़ी से भाग गया है। किशन ने झट से झुककर खरगोश को पकड़ लिया। जैसे ही वो पीछे पलटा तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इस खरगोश को मुझे दे दे। किशन ने खरगोश बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने अपनी मुट्ठी से कुछ मुद्राएं निकालकर किशन को दी। जैसे ही किशन ने मुद्राओं को देखा वो चौंक गया। हैं? अरे कौन है आप? इससे पहले तो मैंने आपको जंगल में कभी नहीं देखा। और ये मुद्राएं तो ठोस सोने की बनी हुई हैं। तुमने मेरी मदद की है, तुम नहीं जानते। अगर ये खरगोश गुम हो जाता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। मैं यहीं पास में झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने उंगली से सामने इशारा किया। किशन ने देखा कि दूर धुंध भरे जंगल में एक झोपड़ी नजर आ रही थी। हैं? ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। मैं इस जंगल में वर्षों से आ रहा हूँ। इससे पहले तो मुझे ये झोपड़ी कभी ना दिखाई दी। अचानक से कहां से आ गई? तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अगर तुम मेरा एक काम और कर दोगे तो मैं तुम्हें इससे दुगनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ये सुनकर किशन चौंक गया और लालच में आ गया। काम? कैसा काम बताओ? मुझे एक बकरी की आवश्यकता है। तुम जंगलपुर गांव के रहने वाले हो ना? हैं? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? अरे, मैं भी पहले जंगलपुर गांव में ही रहा करती थी, लेकिन वर्षों पहले मेरे पति का देहांत हो गया। तो उसके बाद मैंने एकांत अपना लिया और जंगलपुर गांव के लकड़हारे ही इस जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। हाँ, बताइए ना, क्या करना है बताइए। जंगलपुर गांव से मुझे एक बकरी लाकर दे दो। मुझे बकरियों से बड़ा प्रेम है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो जितनी स्वर्ण मुद्राएं मैंने तुम्हें दी हैं, उनकी दुगनी तुम्हें दूंगी। ओहो, इतनी सी बात? यह तो बहुत छोटी सी बात है।
आप मुझे कल यहीं पर मिलना, मैं आपको बकरी दे दूंगा। तुम मेरी झोपड़ी में ही उसे ले आना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बूढ़ी औरत तुरंत वहां से चली गई। किशन खुशी खुशी जंगल से अपने गांव लौट आया। अगले दिन किशन जमींदार की हवेली में गया और जमींदार का कर्ज लौटाते हुए बोला, सुन जमींदार, ये ले अपना कर्ज पकड़। हैं? अरे इतनी जल्दी तूने कैसे इंतजाम कर लिया? तुझे कर्ज लेने से मतलब है या ये जानने से कि मैंने इंतजाम कहां से किया? चुपचाप अपना कर्ज पकड़ और अपने काम से काम रख। इतना कहकर किशन जमींदार की हवेली से बाहर निकला। तभी किशन की नजर एक सुंदर बकरी पर पड़ी। यही अच्छा मौका है। आसपास कोई है भी नहीं, इस बकरी को अभी पकड़कर जंगल में ले चलता हूं, मुझे दुगनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। किशन ने तुरंत बकरी उठाई और सीधे जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद किशन धुंध भरे जंगल में बूढ़ी औरत की झोपड़ी के बाहर पहुंचा। तभी बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर आई। किशन के हाथ में बकरी देखकर वो चौंक गई। अरे ये क्या? यहाँ तो मुझे सन्नाटे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या चक्कर है भाई? मेरे जानवर इस समय चारा खाने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। वो सब वापस मेरे पास लौट आएंगे। लो, मुझे ये बकरी दे दो। किशन ने तुरंत बकरी बूढ़ी औरत के हाथों में पकड़ा दी। बूढ़ी औरत ने एक मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं किशन को पकड़ा दी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर किशन चौंक गया। बाप रे, इतनी ढेर सारी मुद्राएं! किशन की आंखों में स्वर्ण मुद्राओं को देखकर लालच चमकने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने किशन से कहा, अगर तुम मेरा एक कार्य और कर दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकती हूँ। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? हो तेरी! लेकिन ये बताओ, तुम्हारे पास इतनी मुद्राएं आ कहां से रही हैं? तुम तो एक झोपड़ी में रहती हो। तभी बूढ़ी औरत ने उंगली से सामने की ओर एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वो महल दिखाई दे रहा है। महल को देखकर किशन पूरी तरह से चौंक गया। हैं, महल? बाप रे, बड़ी ही विचित्र बात है। इस पहाड़ी पर महल भी है जो मुझे अभी तक कभी नहीं दिखाई दिया। मैं तो वाकई में लगता है बहुत बड़ा आलसी हूँ, इतने बड़े बड़े महल भी नहीं देख पा रहा। उस महल का राजा मेरा बहुत सम्मान करता है। मैं उसी से तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दूंगी। बदले में तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारे गांव में जो पुराना पीपल का वृक्ष है उस पर एक चांदी का धागा बंधा हुआ है, उसे मेरे लिए ले आना। ये सुनकर किशन चौंक गया। हाँ, वो तो मैंने देखा है। लेकिन ये बताओ, उस चांदी के धागे का तुम क्या करोगी? तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राओं से मतलब है या फिर ये जानने में कि मैं चांदी के धागे का क्या करूंगी? ठीक है, मैं कल ही वो चांदी का धागा तुम्हें लाकर दे दूंगा। किशन वहां से चला गया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। सुबह के समय जब पूरा गांव सो रहा था, किशन चुपके से उठा। उसने पीपल के वृक्ष पर बंधा चांदी का धागा तोड़ा और सीधे दौड़ता हुआ बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास पहुंचा। बूढ़ी औरत झोपड़ी के पास ही थी। किशन ने उसे चांदी का धागा दिया। लो, ये रहा चांदी का धागा। शाम के समय तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें महल ले चलूंगी। ठीक है। किशन चुपचाप अपने गांव लौट आया और घर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में वो नींद की आगोश में चला गया। कुछ देर बाद किशन की आंखें गांव वालों की चीख पुकार से खुली। वो घबराकर उठा। हे भगवान, ये कैसी आवाज आ रही है? सब कुशल मंगल तो है? जाकर बाहर देखता हूँ।
किशन दौड़ता हुआ घर के बाहर आया। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि गांव के सभी मवेशी और पालतू जानवर मृत पड़े हुए थे। जमींदार भी इस दृश्य को फटी आंखों से देख रहा था। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया। अरे गजब हो गया, हमारे पीपल के वृक्ष पर जो चांदी का धागा वर्षों पहले साधु महाराज ने बांधा था वो गायब हो गया, गायब हो गया। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। अरे क्या बात कर रहे हो? आखिरकार वो चांदी का धागा पीपल के वृक्ष से कौन तोड़ सकता है? तभी दूसरा गांव वाला आया और मुखिया से बोला, जमींदार जी, पीपल के वृक्ष के सामने मेरा घर है। मुझे सुबह नींद नहीं आ रही थी। मैंने पीपल के वृक्ष पर किसी को देखा, और सही बताऊं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आलसी लकड़हारा किशन था। और तो और, एक दिन पहले मैंने किशन को तुम्हारी बकरी ले जाते हुए भी देखा। ये सुनकर जमींदार चौंका। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। कल से हवेली में एक बकरी गायब है। अब मुझे याद आया, कल ही किशन हवेली में आया था। इतना कहते ही जमींदार की नजर किशन पर पड़ी। क्यों रे किशन, सच सच बताना, क्या तूने मेरी हवेली से बकरी चुराई है क्या? और क्या पीपल के वृक्ष से चांदी का धागा तूने ही तोड़ा है? सच सच बता। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आखिर उस चांदी के धागे के गायब होने से इतना हाहाकार क्यों मचा है? उसमें ऐसा क्या खास था? जमींदार ने गुस्से में किशन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मूर्ख कहीं के, उस चांदी के धागे की वजह से ही हमारा गांव अब तक बचा हुआ था। सच सच बता, तूने वो चांदी का धागा किसको दिया है? किशन समझ गया कि उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कांपते होठों से उसने जमींदार को सारी घटना बता दी। जमींदार क्रोधित अवस्था में बोला, अरे नालायक कहीं के, तूने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया किशन। तेरे लालच ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। क्या तू जानता है, जिस महल को तूने देखा था वो वर्षों पहले उजड़ चुका है। कहते हैं कि उस महल का राजा सूरज बहुत दयालु था, लेकिन एक दिन भिक्षा मांगने वाली औरत महल में आई। उसने अपनी जादुई शक्ति से राजा और उसकी पुत्री राजकुमारी भाग्यलेखा को पत्थर में बदल दिया, और फिर उसने महल को भी अपनी जादू से गायब कर दिया। बस उस घटना के बाद से ही जंगल के मवेशी मरने लगे। तब एक साधु महाराज हमारे गांव में आए। उन्होंने अभिमंत्रित चांदी का धागा पीपल के वृक्ष पर बांधा और कहा कि यह धागा वृक्ष पर ही रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांव का कोई भी जानवर जंगल में चारा चरने नहीं जाएगा। और मूर्ख, तूने क्या आज तक कभी नहीं देखा कि हमारे गांव का कोई भी जानवर जंगल में नहीं जाता? मुझे लगता है कि उस बूढ़ी औरत ने तेरा इस्तेमाल किया है, और तेरे कारण आज सारे के सारे मवेशी मारे गए। उनकी बेचारों की हालत देखकर लगता है कि किसी पिशाचनी ने जैसे उनका खून चूस लिया हो। ये सुनकर किशन की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया जमींदार। मैं मुद्राओं की लालच में आ गया था, लेकिन अब मैं उस बूढ़ी औरत को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब तुम देखो, मैं इस गांव को बचा कर रहूंगा। हाँ। इतना कहकर किशन दौड़ता हुआ झोपड़ी के स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहां ना झोपड़ी थी ना महल। हैं? हे भगवान, सुबह तक तो यहाँ पे झोपड़ी थी और सामने महल भी नजर आ रहा था। अरे रे 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 रे, आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है? तभी किशन के कानों में एक आवाज गूंजी। वो महल यही है, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम्हें जो बूढ़ी औरत दिखाई दी थी वो दरअसल एक डायन थी। उसने तुम्हारे मन के लालच को पहचान कर पीपल के वृक्ष पर बंधा चांदी का धागा तुमसे तुड़वा लिया, जो मकसद बरसों पहले मैंने उसका अधूरा कर दिया था।
वो तुमसे पूरा हो गया। ये सुनकर किशन चौंक गया और पलट कर देखा। पीछे एक साधु खड़ा था। बच्चे, मैंने सब देख लिया है अपनी मायावी शक्ति से। जब उसने तुमसे खरगोश मांगा था तभी तुम्हें उसे नहीं देना चाहिए था और उसकी झोपड़ी में जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। बरसों पहले उसका एक पुत्र था। वो राजा सूरज की पुत्री राजकुमारी भाग्यलेखा की बलि देकर अमर होना चाहता था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने राजा सूरज की पत्नी रानी सुकन्या की हत्या कर दी थी। राजा ने क्रोधित होकर उसे मार डाला और महल के बाहर जंगलों में फेंकवा दिया। लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि वो एक डायन का पुत्र था। उसकी मां, वही बूढ़ी औरत डायन, अपने पुत्र के शव को लेकर जंगल में भाग गई। 20 वर्ष बाद वो डायन वापस आई और अपनी शक्ति से राजा सूरज और पूरे दरबार को पत्थर का बना दिया, फिर महल को गायब कर दिया। इसके बाद उसने पास के गांव जंगलपुर के लोगों की आत्माएं खींच खींच कर अपने मृत पुत्र को जीवित करने का प्रयास किया। और फिर तभी मैंने अपनी मायावी शक्ति से एक अभिमंत्रित चांदी का धागा तैयार किया और पीपल के वृक्ष पर बांध दिया। वो धागा उसकी शक्ति को रोक रहा था, लेकिन आज तुमने वो धागा तोड़ दिया। अब वो अपने पुत्र को जीवित करने की तैयारी कर रही है। और बच्चे, अगर ऐसा हो गया तो वो राजकुमारी भाग्यलेखा को बलि चढ़ाकर अपने पुत्र को अमर कर देगी और उसके बाद मानवता पर कहर टूट पड़ेगा। ये सुनकर किशन रो पड़ा। साधु महाराज, साधु महाराज, काश मैं ऐसा ना करता। अब मैं क्या करूं? क्या मेरी वजह से सब मारे जाएंगे? जो होता है अच्छे के लिए होता है बेटा। नियति ने तुमसे ये काम करवाया है तो जरूर उसका कोई मकसद है। सुनो, मैं बरसों से इस डायन के अंत के लिए एक विशेष अस्त्र तैयार कर रहा था। अब तुम ही इसे चलाओगे। ओम। साधु ने मंत्र पढ़ा। उसके हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसने वो तलवार किशन को थमा दी। ये लो, इस तलवार से उसका अंत होगा। अभी वो महल के अंदर अपने पुत्र को जीवित करने के लिए काली तंत्र क्रिया में लीन है। यही अवसर है। जैसे ही तुम उसका वध करोगे, डायन और उसका पुत्र दोनों भस्म हो जाएंगे और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन साधु महाराज, मुझे तो महल कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। साधु ने दोबारा मंत्र पढ़ा। पल भर में किशन को रंग बिरंगी रोशनी के बीच वो महल दिखाई देने लगा। किशन ने तलवार उठाई और दृढ़ निश्चय के साथ महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर वही बूढ़ी औरत यानी डायन बैठी थी। उसके सामने एक लाश पड़ी थी जो भयानक रूप धारण कर चुकी थी। तू यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो अपनी मंत्र शक्ति से इस महल को छिपा दिया था। तेरा अंत करने आया हूं। इतना कहते ही किशन ने तलवार से जोरदार वार किया। तलवार लगते ही बूढ़ी औरत का शरीर आग में जलने लगा। उसी समय उसके मृत पुत्र का शरीर भी जल उठा। महल के अंदर गूंजता हुआ धमाका हुआ और सारा महल सामान्य हो गया। राजा सूरज, राजकुमारी भाग्यलेखा और सभी दरबारी पत्थर की नींद से जाग उठे। वो सब हक्के बक्के होकर महल को देखने लगे। किशन राजा सूरज को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, ये सब मेरी गलती थी, लेकिन मैंने इसे सुधारा है। उसी समय साधु भी वहां प्रकट हो गया। इस युवक ने असंभव को संभव कर दिखाया है। मैंने जो अस्त्र तैयार किया था उसे केवल कोई युवा ही चला सकता था। शाबाश किशन,
अगर मैं गांव वालों से कहता कि वो अपनी जान जोखिम में डालें तो शायद कोई तैयार ना होता, लेकिन ये युवक वास्तव में बहादुर है। किशन, तुम उस डायन के झांसे में आकर फंस तो गए थे, लेकिन वाकई में तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हूं। शाबाश, तुम्हारी वजह से आज मेरी पुत्री और पूरा राज्य जीवित है। महाराज, अब उचित ये होगा कि राजकुमारी भाग्यलेखा का विवाह इसी वीर युवक से करवा दिया जाए। राजा सूरज ने सहमति दी। राजकुमारी भाग्यलेखा और किशन का विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार बने किशन ने अपनी पत्नी राजकुमारी भाग्यलेखा को लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने जमींदार, मुखिया और गांव वालों से क्षमा मांगी। हाँ पंडित की भविष्यवाणी सही थी। तुम्हारे हाथों में सचमुच राजयोग था। अरे वाह 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 वाह, तुम अंततः राजकुमार बन ही गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी गलती को स्वयं सुधारा। किशन मुस्कुराया और अपनी पत्नी के साथ वापस महल चला गया।